Dear students, today's topic for the 11th class is state of Indian economy on the eve of independence. आपको मालूम है तशु पाई 1947 मज हिंदुस्तान आज़ादी तो ये सात अंग्रेज द्राय ये तमो हिंदुस्तान इकोनॉमिक सिस्टम ये दबी खत्म कोर्मुत तमो लूट कोर्मुत जन ये रॉ मटीरियल तमो लूट निमुत सोरे बरतानिया तम तम पन्न इंडस्ट्रियन मज कर इस्तेमाल पत वापस तम चीज हिंदुस्तान मज कनान तो नेचुरली ये हालत बड़ खराब इकनॉमिक कंडीशन सो हिंदुस्तान बड़ खराब ये सात तम ये द्राय 1947 मज कर पन मुल्क हवाल ये सात इकोनॉमी वो हिंदुस्तान तो फ्रेजाइल बैकवर्ड यानी सन इकोनॉमी वो सो फ्रेजाइल बैकवर्ड इकोनॉमी stagnant economy, starved economy, very poor economy. यह सन हालत ये सात ब्रिटिशर सो इकोनॉमी हवाल कर बहरहाल पत लज जॉन अथन मज जन दूरंदेश इकोनॉमिस्ट लीडर्स तमो अन वापस पन्नस ट्रैक्स पे तो ये उस वक्त जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो थी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थे और मीन्स ऑफ सब्सटेंस उस हेकान मिल खेन चन खतर इंसान जिंदा रूजित सो मिलान स्टारवेशन कहत फाक कशी गसान स्टैगनेंट इकोनॉमी एक जाए रुकित इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था तो ये बहुत ही गुर्बत गरीबी इफलास की ज़िंदगी गुजार रहे थे हिंदुस्तानी लोग। बरतानिया ने यहाँ बहुत कुछ इकोनॉमिकली हमको प्लंडर किया था, लूट लिया था यहाँ इंडियन इकोनॉमी को। यहाँ का जो रॉ मटेरियल था, यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रीज थे, मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये कॉटन वाटन गसान इस्तेमाल और उसको ऐसे ही रखा था, उसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा जो देखना है वो देखना है कि स्ट्रक्चर जो हमारा ये था इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ या जो ग्रोथ लेवल जो थी इंडियन इकोनॉमी की, हमें पहले ग्रोथ लेवल देखनी है। पहली चीज हम जो इसमें देखेंगे ग्रोथ लेवल, ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑन द eve of independence, जो हम जीडीपी पर कैपिटा या एक और चीज है जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हिंदुस्तान में जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू हम लेंगे। मतलब जितना भी हिंदुस्तान में पैदा होता है उसका जब हम मॉनेटरी वैल्यू लेंगे तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें फिर हमें सेक्टर के हिसाब से देखना है कि हमें किस सेक्टर से क्या मिला। मसलन हमारा जो सैलरीड क्लास है, जैसे एक टीचर है वो अपनी सर्विस देता है, तो जब हम देखें ये कोई प्रोडक्ट हमें नहीं देता है, जैसे कि हम किसी इंडस्ट्री में कुछ निकालते हैं या ये एग्रीकल्चर वाला किसान ज़मीन से काम करता है, लेकिन वो सर्विसेज अपने देता है, उसको हम सर्विस सेक्टर में लेते हैं। तो सेक्टर के हिसाब से जब हम टोटल देखेंगे, टोटल जमा करेंगे कि क्या उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो फिर हम उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हमें पहले देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन क्या थी हिंदुस्तान की उस वक्त, और फिर उसको क्या प्रोड्यूस निकलता, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या था, फिर उससे हमें ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी
मालूम होता है। तो ये एक पैरामीटर है, ये अख पैमान सू ये तम सात किस आज ते वुचान मुल्क तरक्की याफ्त यह डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड वो अमि मुल्क पर कैपिटा इनकम क्या। मसलन जो हमारे बड़े बड़े कंट्रीज है, मसलन अमेरिका है, जापान है, चाइना है, इवन कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री स्पेशली कुवैत है या और भी अरब कंट्रीज जो है, वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत है, हमसे बहुत ज़्यादा है। तो उससे लगता है कि वो हमसे बहुत आगे है। कोई एक पैरामीटर है कि आप जब देखेंगे एक मुल्क की पर कैपिटा इनकम कितनी है, जब वो ज़्यादा होगी तो उसका मतलब यह है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। और जहाँ कम होगी, मतलब हिंदुस्तान में इस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि आज़ादी के वक्त यहाँ पर कैपिटा इनकम क्या थी हिंदुस्तान में। तो अब देखिए जो 1950-51 की हम बात करेंगे, आज़ादी के बाद 1950-51 में हमारी जो पर कैपिटा यानी इनकम थी, या हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या पर कैपिटा इनकम जो थी हिंदुस्तान की, वो थी 7,114। दैट वाज 7,114 ये यानी 1950-51। और यही पर कैपिटा इनकम, यही पैरामीटर, यही अगर हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम कि 2004 2011-12 में ये हिंदुस्तान की जो थी ये पर कैपिटा इनकम ये थी 41,255। अब देखो कितना इसमें इंक्रीज, उछाल कितना हुआ। ये एक साइन है, इट इज अ साइन, निशानी, इट इज ग्रोइंग, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है, इसमें पहले जो ग्रॉस डोमेस्टिक या पर कैपिटा इनकम थी 1950-51 तो वो थी 7,140 रुपये पर पर्सन, पर कैपिटा, पर पर्सन पर ईयर। पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन पर ईयर। तो 2011-12 में ये 41,255 हुई। और 2015-16 जो लास्ट 15-16 में जब हम देखेंगे तो ये जो पर कैपिटा इनकम जो पहुंची, पर कैपिटा इनकम 72,889 रुपीज। अब देखो इसे लगता है जब हम इसका मुवाजना करेंगे आपस में, तो इस वक्त ये जो है ये 11वां हिस्सा है इसका। इट इज 1/11 पार्ट। अगर आप देखेंगे 7,114, अगर हम देखेंगे तकरीबन ये 11वां हिस्सा है। यानी इससे जाहिर होता है, आप देखिए ये हमें दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी उस वक्त जो थी आज़ादी के वक्त, वो बहुत ही कमज़ोर इकोनॉमी, एक स्टैगनेंट इकोनॉमी थी, एक स्टार्व्ड इकोनॉमी थी, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, वेरी वेरी पुअर इकोनॉमी थी। क्योंकि जो फिगर्स हमें बताते हैं कि हिंदुस्तानी इकोनॉमी मतलब किस हालत में थी उस वक्त जब यहाँ अंग्रेज गए उस वक्त। अब हम सेक्टर वाइज जब देखते हैं कि सेक्टर वाइज जो है यहाँ स्ट्रक्चर उनका क्या है, स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का है वो हम सेक्टर वाइज देखते हैं। जब हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखते हैं सेक्टर वाइज, उसमें हमें 3 सेक्टर्स होते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो सेक्टर है दैट इज टेरिशरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन तीनों सेक्टरों की हालत क्या थी, इनकी ये हमें कितना इनकम देते थे, नेशनल इनकम में इसका क्या हिस्सा था,
यह जन कौमी इनकम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, या उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जो हमारी नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम वह होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country during a year। एक साल में जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने सर्विसेज आपको बता, गुड्स को जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीजें हम पैदा करते हैं, साथ साथ हम सर्विस भी देते हैं, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, टीचर अपनी सर्विस देता है। इन सब चीजों का मॉनेटरी वैल्यू हम जब लेंगे तो एक ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर इसको कहते हैं हम, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर होता है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब मार्च 2020 से मार्च 2021 तक क्या नेशनल जीडीपी क्या था, तो उस हिसाब से कहते हैं। वो अलग अलग हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या इनकम आई, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आई, टेरिशरी सेक्टर में क्या आई। तो प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें हमें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर उसमें क्या क्या आता है ये हमें, क्योंकि हमें एग्जाम में भी आता है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो आइटम्स हमें आते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें हमें आती हैं उसमें जो पहला चीज है दैट इज एग्रीकल्चर, और दूसरा है एग्रीकल्चरल लेबर, इससे भी आते एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चर में तमाम जो एग्रीकल्चर जो हमें क्रॉप्स आते हैं, जितने भी क्रॉप्स है तो उस वो एग्रीकल्चर में आते हैं। और जितना भी लेबर इसमें होता है, आपको मालूम है मोर देन 72% लेबर, यानी जो यहाँ जो मजदूर तबका है 72% वो काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर लेबर है। और तीसरा जो है यहाँ दैट इज फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सब चीजें जो है नेचुरल थिंग्स है। एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट, माइनिंग, प्लांटेशन, ये चीजें जो है ये नेचुरल चीजें है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी डिपार्टमेंट आता है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री आता है, माइनिंग आता है, माइनिंग तो हमने बताया। ये सब चीजें जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है। मसला अगर आपको आएगा व्हाट इज एग्री, तो फिर उसमें साथ साथ आपको ये भी बताना है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये तो बाद में बताऊंगा मैंने, इसमें कितना हमें आता है, इनकम कितनी आती है। दूसरा सेक्टर जो है हमें वो है सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा सेक्टर हमारा जो है दैट इज, ये तो मैंने कहा ये है प्राइमरी सेक्टर, तो दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम आपको बताएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। उसमें हमें देखना है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारा है दैट इज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये इसमें एक चीज है। बड़ी इंडस्ट्रीज और छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज। बड़ी और छोटी इस लिहाज से है कि किसमें कितना है, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट जहाँ हो तो उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री आते हैं, जहाँ कम इन्वेस्टमेंट हो वहाँ हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको कहते हैं। और दूसरा जो इसमें आता है वो है बिल्डिंग। दूसरा कंपोनेंट जो इसमें है वो है बिल्डिंग्स, इसमें आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।
जितने भी कंस्ट्रक्शन होती है, रोड्स की, रेलवेज की, होटल्स की, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल्स, वो इस सेक्टर में आते हैं, बिल्डिंग सेक्टर में। देन इट इज एक और सेक्टर जो है लास्ट वन, दैट इज टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर, तो टेरिशरी सेक्टर जो है इसमें आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। ट्रेड एंड कॉमर्स इसमें आता है, जो हम कारोबार करते हैं विद इन कंट्रीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसमें, वो इसमें आता है टेरिशरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट आपका रेलवे जो है वो आता है टेरिशरी, आपका जहाज, जो चीज़ें हैं प्राइवेट पब्लिक सब चीज़ें टेरिशरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट आता है इसमें। एंड कम्युनिकेशन, 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 ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज, और अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज भी इसमें आता है। अदर सर्विस आपके पास बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें अदर सर्विस में आता है। तो ये है 3 सेक्टर्स। हमें सेक्टर वाइज देखना है कि किस सेक्टर में कितनी इनकम थी जब जब हिंदुस्तान ने यहाँ यहाँ जब बरतानिया यहाँ से निकला, तो उस वक्त इन सेक्टर्स की हालत क्या थी, कौन सेक्टर हमें कितना नेशनल, कितना पर कैपिटा इनकम क्या थी, किस उससे हमें कितनी नेशनल इनकम मिलती थी, वो हम बताएंगे, ताकि हमें उस वक्त पता चले कि क्या हालत थी हमारी सेक्टर। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, अच्छा हमें यहाँ एक देखो, ये सेक्टर है, यहाँ है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम थी हमें, जो हमें कौमी तमाम हिंदुस्तान की जो इनकम थी, नेशनल इनकम जो आते हैं, जिसको कहते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर, जो है उनका मॉनिटरी वैल्यू हम कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टू नेशनल इनकम, ह्यूमन क्या कंट्रीब्यूशन उस नेशनल इनकम आज़ादी दौरान 47 में, इन 1947 क्या हुआ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। मसलन हमारा है पहले प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको कहा क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमरी सेक्टर जो था नेशनल इनकम में इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इट वाज फॉर 58.7%। 58.7% जो नेशनल इनकम थी वो इस सेक्टर से आती थी। प्राइमरी सेक्टरस मज यस इनकम सो 58.7%। प्राइमरी सेक्टर वो में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट, वहाँ से जो इनकम हमें आती थी वो थी 58.7%। पत् दोम सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज वन, ये इंडस्ट्रीज ती सो फ्रेजाइल, सो कमजोर। 47 मज इंडस्ट्री, थोड़ा उस टेक्सटाइल चलान, ये टेक्सटाइल गो ये सत्र, सत्रस ये पलो वलो बनावान, बे थोड़ा कह मसाल जात या दोम चीज, मगर सह वैसे एग्रीकल्चर से जो सेकेंडरी था। और हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो था, वहां से हमें कितनी इनकम आती थी 14.3%। बहुत कम है 14.3%, बहुत कम। यानी मैं 1947 की बात कर रहा हूँ कि ये सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, ये इंडस्ट्रीज ज्यादा, लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अमिच इनकम सिर्फ 14.3% इनकम। यानी अगर रुपये 100 मज 14 रुपये ये इनकम, ये 58 रुपये प्राइमरी सेक्टर, ये वो ज्यादा एग्रीकल्चर। त्रेम चीज टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर
ट्रेडिशनरी सेक्टर्स मज तिम सेक्टर मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कॉमर्स, उसको हम ट्रेडिशनरी सेक्टर, तो उससे आता था हमें 27%, 27% ये पे, तो टोटल में ये बनता है 100%। ये हालत थी उस वक्त, तो ये सीधा हमें दिखाता है कि यहाँ इन दो सेक्टरों का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं कुछ। ये कंपैरिजन अगर हम करेंगे जो फॉरेन कंट्रीज है, मतलब अमेरिका, बरतानिया, उनमें इन दो सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, और आपको मालूम है यहाँ हमें प्राइमरी सेक्टर में 72% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ काम करती थी। तो ये है एक डाटा, आप देखिए ये, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। ये इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे हम, इसमें से हम कितने लोग इसमें काम करते थे और क्या क्या हालत थी उस वक्त, वो इंशाल्लाह कल होगा, इंशाल्लाह आपको समझ होगा।